हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम की, है ना। फिजिकल केमिस्ट्री का और क्लास 11 के सेकेंड चैप्टर का ही ये टॉपिक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो एक टॉपिक है, यहाँ पे पहला टर्म आया है एटम। तो हम लोग बात करेंगे एटम का मतलब क्या होता है। एटम एक ग्रीक वर्ड से मिलके बना है और इसका मतलब होता है अटोमियो। ग्रीक वर्ड से मिलके बना है जिसका मतलब होता है अटोमियो। अटोमियो का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जो कट ना पाए, यानी अनकटेबल, इंडिविजिबल, यानी जो टूटे ना, जो कटे ना, उसको हम लोग नाम देते हैं एटम, है ना। उसके बाद हम लोग आते हैं डायरेक्टली डाल्टन्स के एटॉमिक थ्योरी पे। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, पहला एटॉमिक थ्योरी जो लाने वाले साइंटिस्ट थे वो थे डाल्टन्स। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी भी बोला जाता है इसको, है ना। तो आप कह सकते हैं दिस इज फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन ने कहा था कि एटम इनडिविजिबल होता है, एटम को हम तोड़ नहीं सकते, यानी एटम क्या हो गया, इनडिविजिबल, है ना। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बस मैं वो लिख रहा हूं। इनका कहना था कि एटम क्या होता है, इनडिविजिबल, यानी जो टूटे ही ना कभी, इसका मतलब है स्मॉलेस्ट हो जाएगा, इनडिविजिबल। एटम इज इनडिविजिबल। एटम कभी टूटता नहीं है, स्मॉलेस्ट पार्ट हो गया। फिर इनका कहना था कि एटम को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं, एटम को ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस एक फॉर्म के एटम को दूसरे फॉर्म के एटम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दूसरा पोस्टुलेट क्या था इनका, एटम नीदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, नीदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। नॉर डिस्ट्रॉयड, है ना। चलिए, इसके बाद इनका कहना था कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो उस केमिकल रिएक्शन में एटम ही पार्टिसिपेट करता है। तो तीसरा पोस्टुलेट क्या हो जाता है, एटम पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन, एटम पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। चलिए, इसके बाद का इनका पोस्टुलेट क्या है, इनका कहना था कि सेम टाइप के एटम, सेम एलिमेंट के एटम सेम होंगे और डिफरेंट एलिमेंट के एटम डिफरेंट होंगे मास और फिजिकल प्रॉपर्टीज के रिस्पेक्ट में। तो लिख सकते हैं हम लोग, सेम एलिमेंट कंटेन सेम टाइप ऑफ एटम, सेम एलिमेंट कंटेन सेम type of atoms, whereas different element contains different type of atoms. Different element contains different type of atoms, है ना, डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स। अच्छा, डिफरेंट टाइप ऑफ एटम जो होंगे या सेम टाइप ऑफ एटम होंगे, इनका एक रिस्पेक्ट दे दिए थे। इनका कहना था केवल और केवल मास के रिस्पेक्ट में और फिजिकल प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू मास, है ना। तो इसके बाद का और भी पोस्टुलेट है। डाल्टन का कहना था कि अगर डिफरेंट एलिमेंट के एटम कंबाइन होंगे तो कंबाइन होकर वो बनाते हैं कंपाउंड। तो क्या लिख सकते हैं, डिफरेंट एलिमेंट एटम या एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड इन अ फिक्स रेशियो बाय मास, इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास। यानी जब भी डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन होते हैं तो वो कंपाउंड बनाते हैं, और जब कंपाउंड बनता है तो उनमें डिफरेंट एलिमेंट के मास का रेशियो क्या होता है, फिक्स होता है, फिक्स रेशियो बाय मास, है ना। तो ये कुछ कॉमन पोस्टुलेट्स थे डाल्टन्स के एटॉमिक थ्योरी के। आइए बात कर लिया जाए इसमें कौन कौन सा पोस्टुलेट गलत था। अगर बात कर लें यहाँ पे, तो डाल्टन का जो पहला पोस्टुलेट था, एटम इनडिविजिबल है, ये गलत था। एटम को भी हम ब्रेक कर सकते हैं, ब्रेक करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में ब्रेक होता है। इस इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को हम लोग नाम देते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल। दूसरा है, एटम ना तो क्रिएट होता है, एटम ना तो डिस्ट्रॉय होता है,
ये डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी का एक सही पॉस्टुलेट है ना, जो टिक है वो सही है, जो क्रॉस है वो गलत हो जाएगा। हाँ, और डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी की खास बात क्या थी, जो पॉस्टुलेट इसमें सही भी थे उनमें से कुछ पॉस्टुलेट लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को भी फॉलो करते थे। तो एटम नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये जो पॉस्टुलेट है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है ना। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को शॉर्ट में मैं लिख दे रहा हूँ LCM, है ना। तो एक काम कर रहा हूँ, मैं इसको लिख दे रहा हूँ LCM, फॉलोज LCM, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तीसरा है एटम पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। डाल्टन का ये पॉस्टुलेट सही है कि एटम ही है जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। चौथा, सेम एलिमेंट के एटम सेम होंगे, डिफरेंट एलिमेंट के एटम डिफरेंट होंगे। दिखने में तो आपको लग रहा होगा कि ये सही है, लेकिन ये पॉस्टुलेट भी क्या था, गलत था। क्यों गलत था? क्योंकि जब आइसोटोप आया तो पता चला कि आइसोटोप्स वो सेम एलिमेंट के स्पीसीज होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन मास नंबर अलग होता है। तो अगर सेम एलिमेंट के ही एटम आ रहे हैं जिनका मास अलग है, तो बताइए उनके एटम सेम होंगे या डिफरेंट होंगे? ऑब्वियस सी बात है, उनके एटम भी डिफरेंट हो सकते हैं मास के रिस्पेक्ट में। और जब आइसोबार आया तो पता चला कि डिफरेंट एलिमेंट के एटम भी सेम हो सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू मास। तो ये पॉस्टुलेट भी इनका गलत हो गया। इसके बाद का जो पॉस्टुलेट था कि एलिमेंट कंबाइन होंगे, डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन होंगे तो ये कंपाउंड बनाएंगे, और जब कंपाउंड बनाएंगे तो डिफरेंट एलिमेंट के मास का रेशियो क्या होगा, फिक्स होगा, है ना। ये पॉस्टुलेट भी इनका सही था और ये लॉ ऑफ फिक्स कॉम्पोजिशन या डेफिनेट प्रोपोर्शन को फॉलो करता है। तो लिख सकते हैं ना, फॉलोज लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, है ना। तो ये कुछ कॉमन डाल्टन्स के पॉस्टुलेट थे, याद रखिएगा, काम आता है ये। तो बच्चों, डाल्टन्स के एटॉमिक थ्योरी के बाद आइए हम लोग बात करते हैं और भी जो एक्सपेरिमेंट हुए थे। और सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट हुआ था वो था डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, है ना। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, इस डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट को करने वाले साइंटिस्ट थे माइकल फेराडे। बाद में और भी साइंटिस्ट इनके साथ जुड़े, है ना, जूलियस प्रकर, विलियम क्रुक्स, लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग माइकल फेराडे इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किए थे। तो आइए नेक्स्ट टॉपिक है डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट से हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे कैथोड रे और एनोड रे की डिस्कवरी कैसे हुई, है ना। तो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट को मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ डिस्कवरी ऑफ कैथोड रे। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और कैथोड रे भी बोल सकते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी। तो डिस्चार्ज ट्यूब होता क्या है, आइए पहले वो देख लेते हैं हम लोग। डिस्चार्ज ट्यूब क्या होगा? एक डिस्चार्ज ट्यूब की बात कर लें तो एक शीशे का ट्यूब होता है, ये शीशे का एक ट्यूब हो जाएगा। एक शीशे का ट्यूब मान लीजिए, ये ऐसा शीशे का ट्यूब हो गया है ना। इस शीशे के ट्यूब में दो डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं, दो डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स होते हैं। तो इलेक्ट्रोड्स को यहाँ पे भी अरेंज कर लिया जाए। दो डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स होंगे, मान लीजिए पहला इलेक्ट्रोड ये हो गया यहाँ पे और दूसरा इलेक्ट्रोड ये हो गया। एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, दूसरा इलेक्ट्रोड होगा नेगेटिव टर्मिनल, है ना। इन दोनों डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स को हम लोग कनेक्ट कर देंगे यहाँ पे सर्किट से। तो आइए दोनों इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट कर दिया जाए सर्किट से। तो ये दो डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स हो गए, इनको कनेक्ट कर दे रहे हैं हम लोग सर्किट से। चलिए मान लीजिए ये सर्किट हो गया, ठीक है। अच्छा, कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको लगाना है वैक्यूम। तो यहाँ पे एक काम कर रहे हैं हम लोग, लगा दे रहे हैं वैक्यूम। तो यहाँ इसको कनेक्ट कर दे रहा हूँ मैं वैक्यूम से। तो यहाँ मैं लगा दे रहा हूँ वैक्यूम। वैक्यूम का काम क्या होता है? वैक्यूम यहाँ पे यूज़ होगा कि यहाँ पे कोई भी अंदर डिस्चार्ज ट्यूब में कोई पार्टिकल ना प्रेजेंट हो। तो ये हो गया वैक्यूम।
और वैक्यूम से कनेक्ट करने के बाद आइए लेबलिंग कर लेते हैं यहाँ पे। इन लोगों का कहना था, अच्छा अगर इस इलेक्ट्रोड पे मैं चार्ज दे दूँ नेगेटिव, तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड कौन सा हो जाएगा? कैथोड, है ना। कैथोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड हो जाएगा और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कौन सा हो जाएगा? एनोड। एनोड हो गया पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। ये हो गया वैक्यूम। वैक्यूम से मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। वैक्यूम से कनेक्ट करने के बाद हाई पोटेंशियल देते हैं और ये हाई पोटेंशियल अप्रॉक्सीमेट कितना था? 10,000 वोल्ट के नियर अबाउट था। अच्छा, माइकल फैराडे का कहना था कि जैसे एक्सपेरिमेंट ऑन होगा, अच्छा इसमें गैस भी भरा था और गैस जब भरा था उसका प्रेशर भी बहुत कम था, तो मैं लिख दे रहा हूँ लो प्रेशर। लो प्रेशर पे गैस को फिल कर दिया गया। जनरली ये गैस था नोबल गैस। अच्छा, भरने के बाद इनका ऑब्जर्वेशन था बड़ा सिंपल सा कि जैसे जैसे अंदर गैस भरेंगे, इनर्ट गैस, नोबल गैस, लो प्रेशर पे और हाई पोटेंशियल के साथ वैक्यूम को इसको कनेक्ट कर दिया जाएगा तो शायद कैथोड से कुछ इनविजिबल रेज निकलेंगी। इनका कहना था कैथोड से कुछ इनविजिबल रेज निकलेंगी जो कैथोड से मूव करेंगी और कहाँ तक जाएंगी? एनोड की ओर जाएंगी, है ना। जो कैथोड से निकलेंगी और कहाँ मूव करेंगी? एनोड की ओर मूव करते चली जाएंगी, है ना। ये रेज इनविजिबल थी तो इनको क्लियरली विजिबल नहीं हो रहा था। बाद में इसी एक्सपेरिमेंट को फिर से परफॉर्म किए थे रदरफोर्ड और जे थॉमसन। तो ये हो गया कैथोड एक्सपेरिमेंट। सिंपल सा ऑब्जर्वेशन था कि कैथोड से इनविजिबल रेज निकलेंगी जो कैथोड से मूव करेंगी और कहाँ जाएंगी? एनोड की ओर। जैसे ये एनोड के इलेक्ट्रोड पे स्ट्राइक करेंगी वहाँ ये फ्लैश क्रिएट करेंगी। इन्हीं रेज को नाम दे दिए वो कैथोड रे, है ना। ये रे निगेटिव इलेक्ट्रोड से जनरेट हो रही थी, इसीलिए इन रेज का एक और नाम दे दिए वो निगेटिव रे, है ना। बाद में इसे रेज की प्रॉपर्टी को जे थॉमसन स्टडी किए, अलग अलग प्रॉपर्टीज मिली। आइए जल्दी से वो देख लेते हैं। तो मैं अगला हेडिंग लिख रहा हूं प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे। प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे। कैथोड रे की क्या क्या प्रॉपर्टीज है आइए देख लिया जाए। जे थॉमसन इस प्रॉपर्टी को डील किए थे, है ना। तो कैथोड रे स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, तो मैं पॉइंट आउट करके लिख दे रहा हूं कैथोड रे ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में कैथोड रे ट्रेवल करती है। स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करने के बाद इनके रास्ते में अगर कोई व्हील लगा रहे थे तो ये मतलब मूवेबल व्हील था, तो उस व्हील को मूव करा दे रही थी। यानी इन रेस के पास खुद का मोमेंटम है, मास है और वेलोसिटी है। तो मैं कॉमा करके और लिख दे रहा हूं कंटेन मोमेंटम, मास एंड वेलोसिटी, है ना। अगली प्रॉपर्टी, इनका कहना था कि ये कैथोड रे जब भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में रखने पे ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर मूव कर जा रही हैं, यानी डेविएट कर जा रही हैं। तो लिख दे रहा हूं मैं ये डेविएट इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड टूवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट, है ना, टूवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट यानी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, है ना। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर अगर ये मूव कर रही हैं इसका मतलब है कि एक्चुअल में इनका चार्ज कौन सा है? नेगेटिव चार्ज है। दूसरा, ये रे जो एक्सरे जनरेट करती हैं, तो मैं लिख दे रहा हूँ जनरेट एक्सरे, यानी एक्सरे प्रोड्यूस करती हैं एक्सरे। ये रे हैं जो फोटोग्राफिक प्लेट को अफेक्ट करती हैं, अफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट, फोटोग्राफिक प्लेट को ये अफेक्ट करती हैं। यही वो रे हैं जो जिनके रास्ते में अगर कोई गैस आती है तो गैस को ये आयन के फॉर्म पे ब्रेक कर देती हैं। तो मैं यहां लिख दे रहा हूं आयोनाइज, आयोनाइज गैसेस, है ना। आयोनाइज गैसेस। तो ये कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज हैं कैथोड रे की। जब जे थॉमसन को ये पता चला कि इन रेस के पास खुद का मोमेंटम है, तो उनका सिंपल सा ऑब्जर्वेशन था कि अगर रेस के पास मोमेंटम, मास और वेलोसिटी है तो इसका मतलब है कि रे ये बिहेव कर रहा है पार्टिकल की तरह। और वहाँ से एक नया टर्म आ गया और वो नया टर्म था इलेक्ट्रॉन, है ना। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टीज याद रखना। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कौन किया था? जे थॉमसन। पहला पॉइंट तो ये है, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कौन किया था? जे थॉमसन। दूसरा, इलेक्ट्रॉन का सिंबल क्या होता है? तो आपको पता है, बेसिक ई से रिप्रेजेंट करते हैं या ई इनवर्स से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं आप। तीसरा, नेचर क्या होता है इलेक्ट्रॉन का?
इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, तो नेचर हो जाएगा नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। चौथी प्रॉपर्टी की बात कर लें तो इलेक्ट्रॉन का आपको याद रखना है मास, है ना, इलेक्ट्रॉन का मास। तो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है, अगर मैं बात कर लूँ दो तरह के मास की, तो पहला आता है रिलेटिव मास। रिलेटिव मास, रिलेटिव मास कंपेयर जब भी किया जाता है तो हाइड्रोजन एटम से किया जाता है, बिकॉज लाइटेस्ट एलिमेंट है। तो जो भी हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, उससे अप्रॉक्सीमेट 1837 टाइम हल्का होता है इलेक्ट्रॉन। और अगर बात कर लें एब्सोल्यूट मास की, एब्सोल्यूट मास की वैल्यू आपको याद रखना है, एब्सोल्यूट चार्ज, एब्सोल्यूट मास, ये आपको याद रखना है। बात कर लें एब्सोल्यूट मास की, तो इलेक्ट्रॉन का जो एब्सोल्यूट मास है वो आता है 9.1 10⁻⁻31 किलोग्राम। अगर ग्राम में कन्वर्ट कर लें तो ये वैल्यू आ जाएगी 9.1 10⁻28 ग्राम, है ना। चलिए, तो मास हो गया, नेचर हो गया। आइए बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन के चार्ज की। चलिए, आइए चार्ज के बारे में डिस्कस कर लिया जाए इलेक्ट्रॉन के। आइए, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन की वो आती है चार्ज। इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन की चार्ज की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी दो तरह का होता है। पहला होता है रिलेटिव चार्ज। अगर बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन की रिलेटिव चार्ज की, तो इसका रिलेटिव चार्ज होता है -1, सबको पता है नेगेटिव चार्ज इसका होता है। और एब्सोल्यूट चार्ज की बात कर ली जाए तो इसका एब्सोल्यूट चार्ज की बात कर ली जाए तो इलेक्ट्रॉन का जो एब्सोल्यूट चार्ज होता है वो आता है 1.6 10⁻⁻19 कूलम। कूलम सबको पता है चार्ज की यूनिट होती है, चार्ज की यूनिट होती है कूलम। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको एब्सोल्यूट चार्ज, एब्सोल्यूट मास ये याद होना ही चाहिए। इलेक्ट्रॉन का और प्रोटॉन का जो एब्सोल्यूट चार्ज होता है दोनों सेम होता है, बस डिफरेंस है इनके नेचर में। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है। अगली रिलेटिव मास मैं क्यों लिखा हूँ ये ध्यान दीजिएगा। लाइटेस्ट अगर सब एटॉमिक पार्टिकल की बात करें तो वो होता है इलेक्ट्रॉन, है ना। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास नियरली सेम होता है। इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से भी लगभग 1837 टाइम हल्का होता है, जिसकी वजह से एटम के मास में इलेक्ट्रॉन के मास को इग्नोर कर देते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, एटम के मास में जिस सब एटॉमिक पार्टिकल का मास इग्नोर किया जाता है वो है इलेक्ट्रॉन। आइए नेक्स्ट प्रॉपर्टी इनकी देखते हैं। इसकी एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। ये फॉर्मूला है, यहाँ पे आपसे बोलता है कि मूविंग इलेक्ट्रॉन का मास निकालिए, है ना। तो जब भी ऐसा कहीं क्वेश्चन आए कि मूविंग इलेक्ट्रॉन का मास निकालना है आपको, मास ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन, तो मूविंग इलेक्ट्रॉन का मास निकालने का एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला आता है, और वो फॉर्मूला है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन रेस्ट पोजीशन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन रेस्ट पोजीशन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 - v अपॉन c का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा इस फॉर्मूले पे, फिजिक्स में भी आपको सेम फॉर्मूला मिलेगा। यानी एक इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे है, उसकी वैल्यू मे भी दे, नहीं देगी तो भी बस कंपेरेटिव क्वेश्चन ही आते हैं। और बोलता मूविंग इलेक्ट्रॉन का मास बताइए, तो पहले आपको ध्यान देना पड़ेगा v क्या है। v यहाँ पे है इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी या स्पीड, तो मैं लिख दे रहा हूँ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी। अगर बात कर लें c की, तो c होता है स्पीड ऑफ लाइट, c हो गया यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट। और लाइट की स्पीड कितनी होती है, लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना। चलिए, आइए इसके बेसिस पे दो केस क्रिएट होता है, दो क्वेश्चन बनते हैं, आइए उसको देखा जाए। केस 1, पहला क्वेश्चन ये आता है कि अगर इलेक्ट्रॉन लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है तो मूविंग इलेक्ट्रॉन का मास कितना होगा। यानी इफ v इक्वल्स टू c, यानी इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है वो लाइट की स्पीड के इक्वल हो जाए तो मूविंग इलेक्ट्रॉन का मास कितना हो जाएगा। बस रिजल्ट याद रखना है, फिलहाल मैं बता दे रहा हूँ। मास ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला क्या था, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन रेस्ट पोजीशन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 - v अपॉन c का होल स्क्वायर। तो v और c दोनों अगर इक्वल है तो c अपॉन c मैं लिख सकता हूँ होल स्क्वायर, c से c कैंसिल हो जाएगा,
1 माइनस 1 0 हो जाएगा, यानी मूविंग इलेक्ट्रॉन का मास कितना होगा 1/0, यानी नॉट डिफाइंड, है ना। याद रखिएगा, अगर इलेक्ट्रॉन लाइट की स्पीड से ट्रेवल करेगा तो मूविंग इलेक्ट्रॉन का मास निकाल नहीं पाएंगे, डिफाइन ही नहीं होगा, नॉट डिफाइंड, है ना। तो पहला केस याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन अगर लाइट की स्पीड से ट्रेवल करेगा तो मूविंग इलेक्ट्रॉन का मास डिफाइन नहीं होगा, नोट कर लीजिए। आइए नेक्स्ट केस की बात कर लेते हैं, इसको नोट कर लीजिए। दूसरा केस देखा जाए हम लोग। नेक्स्ट केस, केस 2, केस सेकेंड। केस सेकेंड में क्या है, बोलता है कि अगर इलेक्ट्रॉन की स्पीड लाइट की स्पीड से भी ज़्यादा है, यानी v की वैल्यू c से ज़्यादा है, तो मूविंग इलेक्ट्रॉन का मास कितना होगा, मूविंग इलेक्ट्रॉन का मास कितना होगा। तो आइए फिर से फॉर्मूला लगाते हैं। क्या फॉर्मूला था, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन रेस्ट पोजीशन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी अपॉन सी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला ये था, बस आपको कंपेयर करना है, v की वैल्यू ज़्यादा बड़ी है तो v बाई सी की जो वैल्यू होगी वो मोर नेगेटिव हो जाएगी एज कम्पेयर टू 1, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो स्क्वायर रूट में नेगेटिव नंबर आएगा। अगर कभी भी स्क्वायर रूट में नेगेटिव नंबर आता है तो वो रियल वैल्यू नहीं होती, वो इमेजिनरी होती है। तो मैं लिख दे रहा हूँ, जब भी, ये आप रिजल्ट याद रखिएगा कि जब भी मूविंग इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन की स्पीड लाइट की स्पीड से ज़्यादा होती है तो मूविंग इलेक्ट्रॉन का मास रियल नहीं होगा, इमेजिनरी हो जाएगा। नोट कर लीजिए ये भी, है ना। तो दो केस क्रिएट होते हैं, दोनों का बस रिजल्ट आपको याद रखना है। पहला, अगर इलेक्ट्रॉन लाइट की स्पीड से ट्रेवल करेगा तो मूविंग इलेक्ट्रॉन का मास डिफाइंड नहीं होगा। दूसरा, अगर इलेक्ट्रॉन लाइट की स्पीड से तेज ट्रेवल करेगा तो मूविंग इलेक्ट्रॉन का मास रियल नहीं होगा, वो इमेजिनरी हो जाएगा, है ना। तो इसको नोट कर लीजिए। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जो बेसिक पार्ट था वो बस एक और पार्ट रह गया, फिर ये क्लोज हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे ये यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, चार्ज टू मास रेशियो, चार्ज टू मास रेशियो, इलेक्ट्रॉन का चार्ज टू मास रेशियो, इसको आप नाम देते हैं E/m वैल्यू। इसका एक और नाम होता है स्पेसिफिक चार्ज, स्पेसिफिक चार्ज, हाँ, या थॉमसन्स वैल्यू, थॉमसन्स रेशियो या थॉमसन्स वैल्यू, है ना। तो आपको याद रखना है इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज थॉमसन रेशियो कितना होता है। इलेक्ट्रॉन का अगर बात कर ले चार्ज टू मास रेशियो, तो ये वैल्यू आती है 1.75 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम, है ना, कूलम पर किलोग्राम। ये वैल्यू आपको याद रखना है। और ये भी याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन के लिए जो वैल्यू है वो हमेशा कांस्टेंट होती है ना, ऑलवेज कांस्टेंट होती है ये वैल्यू। अगर ये वैल्यू कांस्टेंट है तो इससे क्वेश्चन आता है कि ये वैल्यू कांस्टेंट क्यों होती है। तो आप याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज टू मास रेशियो की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होती है। इसका सिंपल सा मतलब है कि डिस्चार्ज ट्यूब में हम लोग किसी भी टाइप का इलेक्ट्रोड यूज़ करें या किसी भी टाइप का गैस यूज़ करें, इसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी इलेक्ट्रॉन का E/m वैल्यू इलेक्ट्रोड और गैस के नेचर से इंडिपेंडेंट होता है ना। तो इसको नोट कर लीजिए, इलेक्ट्रॉन का बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लोज हो गया। आइए देखते हैं एनोड रे एक्सपेरिमेंट, एनोड रे एक्सपेरिमेंट। एनोड रे एक्सपेरिमेंट से यहाँ पे डिस्कवर हुआ था प्रोटॉन, तो क्या हो जाएगा, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, है ना। एनोड रे एक्सपेरिमेंट भी ठीक वही एक्सपेरिमेंट था जो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट था, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया गया था। और वो मॉडिफिकेशन क्या था कि यहाँ पे कैथोड पे छोटे छोटे होल्स कर दिए गए, है ना। आइए देखते हैं। तो कैथोड पे छोटे छोटे होल्स कर दिए गए थे यहाँ पे। आइए ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे इधर मैं बना दे रहा हूँ यहाँ पे कैथोड, ये कैथोड हो गया। इधर मैं बना दे रहा हूँ एनोड, और इसको फिर कनेक्ट कर दिया जाए यहाँ से बैटरी से, बैटरी से इसको कनेक्ट कर देते हैं हम लोग। ये पावर सप्लाई है ना। यहाँ पे ये पावर सप्लाई मान लीजिएगा, कितने वोल्ट का पावर सप्लाई है ये, 10,000 वोल्ट का पावर सप्लाई यहाँ प्रोवाइड किया गया है। और यहाँ पे कैथोड के पीछे ये होल्स, यहाँ पे स्क्रीन लगा दिया गया था। और
ये मान लीजिए ये हो गया आपका कैथोड के पीछे का स्क्रीन। फ्लोरेसेंट मटेरियल का ये स्क्रीन होता है जिसको जनरली हम लोग जिंक सल्फाइड का बोलते हैं। ये जिंक सल्फाइड की एक स्क्रीन हो गई। तो बड़ा सिंपल सा एक्सपेरिमेंट था इनका। यहाँ पे कहना था एनोड रे एक्सपेरिमेंट में कि कैथोड से जैसे इनविजिबल रेज निकल रही थी, मूव कर रही थी एनोड की ओर, ठीक उसी तरह एनोड से भी इनविजिबल रे निकलेंगी जो किधर मूव करती हैं, कैथोड की ओर, है ना। सेम वही कॉन्सेप्ट था कि कैथोड से भी इनविजिबल रे निकलेंगी और एनोड से भी इनविजिबल रे निकलेंगी। बस अंतर क्या है यहाँ पे कि कैथोड से जो रे निकल रही थी वो एनोड के वॉल पे टकरा जा रही थी, लेकिन एनोड से जो रे निकल रही थी वो क्रॉस कर रही थी कैथोड के होल्स को, और क्रॉस करने के बाद पीछे जब स्क्रीन पे जा रही थी तो स्क्रीन पे ये फ्लैश क्रिएट कर रही थी, है ना। स्क्रीन पे फ्लैश क्रिएट कर रही थी, इसी को नाम दे दिया गया बाद में एनोड रे। ये हो गया स्क्रीन, और ये स्क्रीन किसका हो गया, जिंक सल्फाइड का। यहाँ पे कनेक्ट कर दिया गया था वैक्यूम से इसको, ये हो गया वैक्यूम से कनेक्ट हो गया। सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है ना। साइंटिस्ट का कहना था कि कैथोड से, अगर नाम दे दें इसको तो ये हो गया कैथोड। कैथोड पे होल थे इसलिए इसको एक और नाम दे दिया गया परफोरेटेड कैथोड। परफोरेटेड कैथोड नाम दिया जाता है। और यहाँ पे एनोड पे पॉजिटिव टर्मिनल था, एनोड इस, है ना, एनोड पॉजिटिव टर्मिनल, कैथोड नेगेटिव टर्मिनल। इनका सिंपल सा ऑब्जर्वेशन था कि जैसे पहले की तरह कैथोड से रे निकल रही थी, एनोड की ओर आ रही थी, वो तो था ही, इसके साथ साथ एनोड से भी कुछ इनविजिबल रे निकल रही थी जो कैथोड के होल को जब क्रॉस कर रही थी तो पीछे स्क्रीन पे फ्लैश क्रिएट कर रही थी। इन्हीं को नाम दिया गया एनोड रे, है ना। एनोड रे कैथोड के होल को क्रॉस कर रही थी, इसलिए इनका एक और नाम रखा गया कैनाल रे। तीसरा, ये पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रही थी जो निगेटिव टर्मिनल की ओर मूव कर रही थी, इस वजह से इनका एक और नाम रखा गया पॉजिटिव रे, है ना। तो एनोड रे डिस्कवर होने के बाद इसकी भी प्रॉपर्टी डील हुई, तो इसकी भी प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट सेम जा रही थी एनोड रे की, जैसे कैथोड रे की तरह था कि ये भी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही थी। इनके रास्ते में कोई ऑब्जेक्ट आ रहा था तो उस ऑब्जेक्ट को ये मूव करा दे रही थी, यानी इनके पास ये मोमेंटम है, मास है, वेलोसिटी है। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में रखने पे ये रे नेगेटिव प्लेट की ओर मूव कर जा रही थी। इनका एक्चुअल सा मतलब क्या था कि एक्चुअल में ये रे नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज को कैरी की हैं। ये रे भी गैस को आयोनाइज करती हैं। इसके बाद आइए बात करते हैं प्रोटॉन की, है ना। बाद में पता चला कि इन रेस के पास मोमेंटम है, मास है, वेलोसिटी है, तो पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा, और वहाँ शुरू हुआ प्रोटॉन। प्रोटॉन के सिंबल की बात कर ले तो प्रोटॉन का सिंबल, बेसिक सिंबल P होता है। P प्लस भी लेते हैं या H प्लस भी लेते हैं। मैंने कई बार बताया है H प्लस को प्रोटॉन भी बोलते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन इकलौता एलिमेंट है जिसके पास न्यूट्रॉन नहीं होते हैं, और पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से जो एक इलेक्ट्रॉन था वो भी यहाँ से रिलीज हो चुका है। अच्छा, बात कर ले नेचर की, तो प्रोटॉन का नेचर होता है पॉजिटिव, है ना, ये पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। फिर बात कर लें प्रोटॉन के मास की, तो प्रोटॉन का जो मास होता है रिलेटिव और एब्सोल्यूट, तो रिलेटिव मास प्रोटॉन का लगभग हाइड्रोजन के मास के इक्वल होता है, अप्रॉक्सीमेटली सेम इक्वल्स टू मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, है ना। हाइड्रोजन एटम के मास के नियरली इक्वल जाएगा। और अगर बात कर लें एब्सोल्यूट मास की, तो इसका जो एब्सोल्यूट मास है वो आता है, अच्छा, हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो कितना होता है, 1 यूनिफाइड मास, और 1 यूनिफाइड मास में कितने ग्राम होते हैं, 1.66 10 टू द पावर -24, है ना। तो 1.66 10 टू द पावर -24 ग्राम। अगर इस ग्राम को आप किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 1.66 10 टू द पावर -27 किलोग्राम, है ना। दूसरा, अगर बात कर लें इसके चार्ज की, तो जो चार्ज होता है प्रोटॉन का, वो चार्ज, रिलेटिव चार्ज तो होता है इसका +1। रिलेटिव चार्ज की बात कर लें तो प्रोटॉन का जो रिलेटिव चार्ज होता है वो होता है +1। और अगर बात कर लें एब्सोल्यूट, तो मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो चार्ज होता है ऑलमोस्ट सेम होता है। इसका एब्सोल्यूट चार्ज हो जाएगा 1.6 10 टू दी पावर -19 कूलाम्स, है ना। तो अगर बात कर लें इसके E/m वैल्यू की, तो प्रोटॉन का जो E/m वैल्यू होता है, यानी स्पेसिफिक चार्ज या चार्ज टू मास रेशियो, ये कभी भी कांस्टेंट नहीं होता है। इसका सिंपल सा मतलब है
कि ये गैस के नेचर पे भी डिपेंड करेगा और इलेक्ट्रोड के नेचर पे भी डिपेंड करेगा। तो ये था इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का बेसिक सा थ्योरी, है ना। इसको आप कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे बात करेंगे। ओके, टेक केयर।